दोस्तों, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है अब्दुल करीम। जी दोस्तों, अब्दुल अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 29 जुलाई 1961 को कर्नाटक के बेलगाम में हुआ। इसके फादर जो थे एक रेलवे के कर्मचारी थे। दोस्तों, इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने जो स्कैम किया था, भारत का उस समय का सबसे बड़ा स्कैम किया था। दोस्तों, कहीं-कहीं आता है कि ये इसने 32,000 करोड़ का स्कैम किया और कहीं बताते हैं 22,000 करोड़ का। दोस्तों, कहीं-कहीं तो बताते हैं कि इसने तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का इसने जो है घोटाला किया। घोटाला था स्टाम्प पेपर का घोटाला। इसके जो पिता थे वो 7 से जब ये इसकी एज 7 से 8 वर्ष की थी, तब इसके पिता का निधन हो गया था और उसके 2 भाई थे। उसके एक भाई का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरे का नाम था अब्दुल कज़ीम। पिता की मौत के बाद इन्होंने क्या करा, जो रेलवे स्टेशन था वहाँ का, खानापुर का, वहाँ पे ये फल का ठेला लगाने लगे। उस टाइम पे वो रेलवे स्टेशन से 10 से 12 ट्रेनें ही रोज़ रुकती थीं बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें इनका ये घर का खाना-पीना भी ढंग से नहीं चलता था। तो ये इस पढ़ाई में अच्छा तेज़ था अब्दुल करीम, तो इसने बीकॉम की ग्रेजुएशन की डिग्री ली। बीकॉम पास किया हुआ था, इसके पास बीकॉम की डिग्री आई। और इसने फिर फ़िलिप्स इंडिया कंपनी में काम किया मुंबई में, लेकिन इसको बाद में उस कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि इसका काम में उसमें मन नहीं था। उसने फिर दूसरी कंपनी में भी जॉब किया, लेकिन वो उधर से भी छोड़ के चला गया। इसका मन था कि कहीं बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके कहीं जॉब करें, तो ये 1986 में सऊदी चला गया। सऊदी जाके इसने जॉब किया, लेकिन उसने इधर-उधर बहुत सारी कंपनियाँ उसने वहाँ पे भी बदली। फिर वहाँ से ये वापस मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद उसने सोचा कि जैसे कि मैं बाहर गया, मेरा बाहर जाने का मन था, मैं बाहर पैसे कमाया, मेरा मन था कि मैं बाहर पैसे कमाऊँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग सोचते हैं और लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते। तो इसने क्या करा, फर्जी पासपोर्ट बनाने की एक कंपनी शुरू की, अरेबियन कंपनी, जिसका नाम था अरेबियन कंपनी। तो ये फर्जी पासपोर्ट पे लोगों को बाहर भेजने लगा। कुछ सालों बाद कुछ सालों तक इसने यही काम किया, लेकिन इसके बाद वो पकड़ा गया, वो जेल में चला गया। लेकिन जेल जाने के बाद ही इसका जो असली क्राइम का काम चालू हुआ इसका, ठगी का, तो जेल जाने के बाद ही इसका काम हुआ। जेल में इसकी मुलाकात हुई रतन सोनी से। रतन सोनी जो था, ये आदतन अपराध रोज़, मतलब ऐसा कि रेगुलर अपराध करने वाला था, ये रेगुलर क्राइम करता था। तो रतन सोनी से इसकी मुलाकात हुई। रतन सोनी ने इसको बताया कि अगर क्राइम करना है तो ये छोटे-मोटे नहीं, कोई बड़े क्राइम करने पड़ेंगे, या तुम बड़े क्राइम करना सीखो। अगर छोटे-मोटे करके ही जेल में आ रहे हो तो इससे अच्छा है कि तुम बड़े क्राइम करने के बाद जेल में आओ। तो फिर कुछ दिनों बाद दोनों जेल से बाहर निकले। तो इनके मन में पहले से ही था कि कुछ बड़ा करना है। तो रतन सोनी ने और इनने प्लानिंग करी कि स्टाम्प पेपर जो है, सरकार का इतना ध्यान उस पे नहीं जाता है, तो इनने अपने मन से प्लानिंग करी और स्टाम्प पेपर का ये जो है धंधा शुरू करने का विचार बनाया। फिर इनने स्टाम्प पेपर 1994 में इनने लाइसेंस लिया। नासिक की कंपनी थी इंडियन गवर्नमेंट की, जो थी स्टाम्प पेपर जो बनाती थी, छापती थी इसमें। तो वो क्या करती थी कंपनी, कि अपनी जो मशीनें हैं वो ख़राब, थोड़ी बहुत ख़राब और पुरानी हुई तो उनको नीलाम कर देती या बाहर फेंक देती युद्ध भंगार के भाव में। तो ये दोनों जब जेल से निकले तो सबसे पहले इनने सोचा कि अगर ये स्टाम्प पेपर का काम करना है तो या तो पॉलिटिशियन से या फिर बड़े अफ़सरों से जो कंपनी में हैं इसमें, तो इनसे पकड़ बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या करा, पहले इसने अब्दुल करीम ने स्टाम्प पेपर की जो कंपनी में थे उससे अच्छी खासी दोस्ती बनाई, उससे पकड़ बनाई और बड़े-बड़े अधिकारियों से भी इसने पकड़ बना ली। धीरे-धीरे इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, तो फिर इसका काम भी इसका चालू हो गया। इसके और भी काम थे मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन उम, उसमें उसको लगा कि जब इसमें इसकी कमाई, स्टाम्प पेपर में ये फ्रॉड करने में इसकी कमाई ज़्यादा हो गई, तो इसने अलग से 350 से ज़्यादा एजेंट हायर कर रखे थे स्टाम्प पेपर कंपनी के अकेले, मतलब इसको सेल करने के लिए कि कहाँ-कहाँ सेल करना है। 18 राज्यों
18 राज्यों से ज़्यादा, जबकि 18 राज्यों में बताया गया है कि 18 राज्यों में इसने स्टाम्प पेपर सेल किया, 18 राज्यों के कई शहर में, और 32,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका जो था इसने घोटाला किया। एक बार ये मुंबई के होटल में गया, तो वहाँ पे एक बार डांसर के ऊपर इसने 90 लाख से ज़्यादा, एक रात में ही 90 लाख से ज़्यादा जो है इसने रुपए उड़ा दिए दोस्तों। दोस्तों सन 2000 में इसके स्कैम का जो है पर्दाफाश हुआ, और 2000 में पुलिस को सूचना लगी कि कुछ मतलब कि कुछ अपराधी हैं जो बड़े लेवल पे अपराध कर रहे हैं। बेंगलोर पुलिस को सूचना लगी, तो बेंगलोर पुलिस ने इसकी तहकीकात की। बेंगलोर पुलिस ने इसकी छापेमारी की, तो छापेमारी में जो नाम आया वो था अब्दुल करीम का। तो अब्दुल का नाम सामने आया, तो अब्दुल पहले से ही समझ गया था, तो वो वहाँ से भाग निकला। लेकिन पुलिस इसकी तलाश में लगी रही। फिर पता चला पुलिस के गुर्गों से कि ये अजमेर में जा रहा है दरगाह पे। तो ये पुलिस ने घेराबंदी करके इसको अजमेर से पकड़ा। पुलिस ने इसको अजमेर से पकड़ा 19 तो पुलिस को पता चला कि ये अभी से नहीं, ये 1994 से स्कैम कर रहा है, और इसके कुछ स्कैम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कुछ-कुछ जगह तो ऐसी थी, कुछ-कुछ एरिये, कि सरकारी स्टाम्प पेपर से ज़्यादा अब्दुल अब्दुल करीम के स्टाम्प पेपर ज़्यादा उसमें जो है इसने सप्लाई कर दिए थे। बाद में पता चला कि नासिक की जो प्रेस कंपनी है, इसके ऑफिसर भी इसके साथ जुड़े हुए हैं बड़े-बड़े, और कुछ पॉलिटिशियन भी इसके साथ जुड़े थे। तो क्या फिर ये क्या ना, उस कंपनी जब ये खरीदता था मशीनें, तो ये पॉलिटिशियन की मदद से और कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी मदद से वो जिस मतलब जो कंपनी को रिपेयर करती हैं वो इकट्ठे कर लिया करता था। तो फिर खैर इसके पकड़े जाने के बाद सीबीआई ने भी जांच करी, तो इसका नारकोटिक टेस्ट भी हुआ। नारको टेस्ट में इसने बड़े-बड़े पॉलिटिशियनों के नाम लिए। फाइनली 2006 में इसको पुलिस ने कोर्ट ने इसको 30 साल की सज़ा सुना दी, और 202 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगाया। ये तब तक का सबसे बड़ा फ़ाइन किसी अपराधी के ऊपर था। ती तो इसकी बाद में 30 साल से सज़ा कम हुई और 13 साल हो गई, लेकिन 2017 में इसकी डेथ हो गई। बाद में अपराध आरोप लगा कि इसको किसी ने मरवाया है, क्योंकि बड़े-बड़े पॉलिटिशियन का हाथ सामने आ रहा था। तो बाद में पता चला कि इसको किसी ने मरवाया, लेकिन ऐसा अभी तक सामने नहीं आया कि किसी ने मरवाया है कि खुद मरा। तो ये थी दोस्तों अब्दुल करीम की कहानी। अगर और भी आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए, जय हिंद।